Assalamu alaikum. Last topic we have discussed the ideal gas turbine cycle or Britten cycle with regenerator, reheaters, and the intercooler. Let's discuss a problem related to that topic. This is the example from the Yunus Assanger. हम वही प्रीवियस डाटा जो हम एग्जांपल 1 से यूज करते आ रहे हैं आइडियल ब्रिटेन साइकिल के लिए और आइडियल गैस साइकिल के लिए, हम उसी डाटा के ऊपर सारे के सारे प्रोसेसेस अप्लाई करते हुए देख रहे हैं कि हमारे पास एफिशिएंसी में क्या चेंज आता है और उसके कोरिस्पॉन्डिंगली अदर पैरामीटर्स जो हैं क्या वो इफेक्टिव हैं और नहीं है। स्टेटमेंट देखते हैं, एन आइडियल गैस टरबाइन साइकिल विद टू स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन। अब बेसिकली वही हमने बात की, टू स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन का क्या मतलब, बेसिकली वी हैव टू कंप्रेसर्स एंड टू स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन, टू टरबाइंस, द ओवरऑल प्रेशर रेशियो ऑफ 8। अब ओवरऑल प्रेशर रेशियो ऑफ 8 का क्या मतलब है कि टू स्टेजेस ऑफ कंप्रेशन के लिए, टू स्टेजेस ऑफ एक्सपेंशन के लिए जो हम एक्सपेंशन रेशियो या कंप्रेशन रेशियो यूज करें या ओवरऑल जो हमारे पास प्रेशर रेशियो वो क्या है, 8 है। तो अगर हम साथ ही इसकी टीएस डायग्राम की तरफ देखें तो हमें पता है टीएस डायग्राम में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं 1 से 2 एंड 3 से 4 हमारे पास क्या है, बेसिकली एक्सपेंशन कंप्रेशन प्रोसेस है। 6 to 7 और 8 to 9 हमारे पास क्या है, डेट इज द एक्सपेंशन प्रोसेस। सो सिंपली वी कैन राइट, अगर यहाँ से मैं प्रेशर रेशियो लिखूं हाई प्रेशर टर्बाइन के लिए या हाई प्रेशर कंप्रेसर के लिए, तो P4 डिवाइडेड बाय P3, कलर चेंज कर लेते हैं, अच्छा P4 डिवाइडेड बाय P3, इसी के कोरिस्पॉन्डिंगली हाई प्रेशर टरबाइन के P6 डिवाइडेड बाय P7। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया वही कंप्रेशर रेशियो। इसी तरह अगर हम कंप्रेसर्स की बात करें, लो प्रेशर कंप्रेसर की बात करें, P2 डिवाइडेड बाय P1 और उसके कोरिस्पॉन्डिंगली हमारे पास लो प्रेशर टरबाइन के P8 डिवाइडेड बाय P9। तो मेरे पास टरबाइन की कंप्रेशन रेशियो, एक्सपेंशन रेशियो क्या आएगी, P6 बाय P7, वो इक्वल है P8 बाय P9। इन दोनों टरबाइंस, इसी तरह दोनों कंप्रेसर्स की क्या है, इक्वल है। तो ओवरऑल है, तो मेरे इट मींस एक कंप्रेशन रेशियो एक टरबाइन या एक कंप्रेसर के लिए मेरे पास क्या आ जाएगी, डेट विल बी अंडर रूट 2.8 और इट इज इक्वल टू 2.83। नेक्स्ट वो कहता है एयर एंटर्स एट ई स्टेज ऑफ कंप्रेसर एट 300 केल्विन। इट मींस हमारे पास ई स्टेज ऑफ कंप्रेसर P1, यहाँ पे जो हमारे पास T1 है और T3 है, दोनों क्या है, इक्वल है। इसी तरह वो नेक्स्ट में कहते हैं कि टरबाइन पे जो इनलेट है T6 और T8, ये भी हमारे पास क्या है, इक्वल है। T1 इक्वल टू T3 वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 300 केल्विन, और T6 इक्वल आ जाएगा T8 के, तो डेट इज इक्वल टू 1300 केल्विन। अगर दोनों टेम्परेचर्स इक्वल हैं तो कोरिस्पॉन्डिंगली इंथैल्पीज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो ये में बस क्या आ गई, इनलेट की कंडीशंस आ गई। अगर मैं आउटलेट की बात करूं तो आउटलेट के ऊपर देखें हमारे पास, अगर मैं पहले टरबाइन की बात करूं P7, T7 किसके इक्वल होगा, T9 के। इसी तरह कंप्रेसर्स की अगर हम बात करें, कंप्रेसर्स में हमारे पास T4 जो है डेट विल बी इक्वल टू T2। तो यहाँ पे हमने लिख दिया T2 इक्वल टू T4, T7 इक्वल टू T9। तो ये हमारे पास सारा डाटा गिवन था। अब वो कह रहे हैं कि आपने फाइंड आउट क्या करना है, वो कह रहे हैं कि डिटरमाइन द बैक वर्क रेशियो एंड द थर्मल एफिशिएंसी ऑफ द गैस टरबाइन साइकिल एज्यूमिंग नो रीजनरेटर एंड आइडियल रीजनरेटर। पहला केस है उसमें हमने रीजनरेटर करना है कि अज्यूम करना है कि नहीं है। जब हम रीजनरेटर अज्यूम करेंगे नहीं है तो मेरे पास ये जो 5 पॉइंट है ये स्किप हो जाएगा। ओवरऑल हीट इनपुट क्या आ जाएगा, ये जो मैं रेड से शो करी, डेट विल बी इन केस ऑफ ए विदाउट रीजनरेटर हीट इनपुट मेरे पास क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू A6 माइनस H5। और जब रीजनरेटर ऐड हो जाएगा तो 5 पॉइंट इंट्रोड्यूस हो जाएगा हमारे पास, सॉरी A6 माइनस H4। तो उस केस में इतना हीट जो है 4 से 5 तक वो रीजनरेटर प्रोवाइड करेगा। तो ऑन 5 to 6 क्यू ये हमारे पास विदाउट रीजनरेटर, और क्यू इन विद रीजनरेटर क्या आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू H5 माइनस H6 माइनस H5। और ये जो एरिया हमारे पास ये स्किप हो जाएगा। इट मींस हमें हीट इनपुट क्या करना पड़ेगा, लेसर प्रोवाइड करना पड़ेगा। अच्छा अब देखते हैं हम, क्योंकि हमारे पास इनलेट और एग्जॉस्ट जो हमारे पास आउटलेट है वहां पे इन टेम्परेचर एंथैल्पी सेम है, तो जितना इनपुट आ रहा है हमारे पास ईच कंप्रेसर से वो भी सेम होगा और वर्क आउटपुट फ्रॉम ईच टरबाइन विल आल्सो बी सेम। अब पहला केस है, हम देखते हैं कि नो रीजनरेशन का हमारे पास केस है। सिमिलरली वही हमने टेबल नंबर A17 भी लेना है। टेबल नंबर A17 मैंने बिल्कुल एग्जांपल नंबर 1 में जो आपको रीड आउट करना बताया है, उस टेबल नंबर A17 के ऊपर कोरस्पॉन्डिंग टू द 300 केल्विन, मैं दोबारा से बता देती हूँ आपको।
तो इस टेबल को देखते हैं। टेम्परेचर हमारे पास कितने हैं, 300 केल्विन। सो फर्स्ट कॉलम है हमारे पास टेम्परेचर का। इस कॉलम से हमने 300 केल्विन का टेम्परेचर जो है वो सिलेक्ट करना है। सो हमारे पास ये आ जाते हैं 300 केल्विन टेम्परेचर। अब देखिए इस 300 केल्विन टेम्परेचर के अगेंस्ट हमारे पास सबसे पहले आता है इंथैल्पी, देन द कॉलम इज फॉर द रिलेटिव प्रेशर, इंटरनल एनर्जी, रिलेटिव वेलोसिटी, सॉरी रिलेटिव वॉल्यूम एंड एंट्रोपी। तो ये हमारे पास क्या आ जाते हैं, सारे के सारे पैरामीटर्स आ जाते हैं। अब हमें रिक्वायर्ड है यहाँ पे इंथैल्पी और प्रेशर। हम इन दोनों पैरामीटर्स को यहाँ से पिक कर लेंगे। सो इंथैल्पी हमारे पास कितनी आ गई, डेट इज 300.19, और रिलेटिव प्रेशर हमारे पास कितना आ गया, डेट इज 1.386, जो कि हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। अच्छा, इसके बाद देखिए हमने सिंपली प्रेशर रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई किया है। PR2 रिलेटिव प्रेशर है, जो कि इसका कोई यूनिट नहीं होता, रिलेटिव होता है टू सम स्टैंडर्ड प्रेशर। उसकी वैल्यू हमारे पास PR1 की थी और P2/P1 की रेशियो हमारे पास गिवन थी, बट वी डू नॉट हैव PR2, तो हमने यहाँ से PR2 निकाला, डेट इज 3.92। इसके बाद अब आपने क्या करना होता है, अब इंस्टेड ऑफ टेम्परेचर कॉलम नाउ लुक एट द रिलेटिव प्रेशर कॉलम, और उस रिलेटिव प्रेशर कॉलम से हमने टेम्परेचर और एंथैल्पी की वैल्यूज है वो एक्सट्रैक्ट करनी है। लेट्स से अगर हम दोबारा से जाएं इसके ऊपर, तो हमने देखते 3.92 की वैल्यू रिलेटिव प्रेशर, देखिए 1 है, ये देखिए 1.6, ये देख। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं फ्रॉम कॉलम 3.92 है, तो 3.176 380 पे, और 370 के ऊपर है 2.89, और 390 के ऊपर है 3.48। तो मुझे इन बिटवीन वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो मैं क्या करूंगी, या तो इंटरपोलेशन करूंगी इन दो वैल्यूज में, या फिर इंटरपोलेशन कर लूंगी इन दो वैल्यूज में। हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू क्या है, 3.92, सॉरी 3.92 जो है वो एग्जिस्ट करेगी, सॉरी यहाँ पे 390 नहीं, 3.92 आएगी 400 एंड 410 में। तो मैं 400 और 410 के केल्विन टेम्परेचर्स के जो हैं उनमें इंटरपोलेशन करेंगे। इंटरपोलेशन का मेथड जो है वो फर्स्ट एग्जांपल के अंदर डिस्कस किया गया है, बस वहां से आप लोग देख लीजिएगा। इंटरपोलेशन करेंगे तो इंटरपोलेशन से हमारे पास T2 आ जाएगा, और उसके कोरिस्पॉन्डिंग हमने क्या निकाल लेंगे, H2। अब हम आ जाएंगे नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अब नेक्स्ट हमें टेम्परेचर जो गिवन है, डेट इज द एग्जिट टेम्परेचर। वो कितना गिवन है, 1300 केल्विन। सेम फ्रॉम टेबल नंबर A17, 1300 केल्विन के करस्पॉन्डिंगली हम A6 निकालेंगे और PR6 निकालेंगे। सेम वही फॉर्मूला जो फर्स्ट स्टेप में किया, वही स्टेप रिपीट करेंगे। PR7 अननोन है, P7/P6 हमें पास रेशियो गिवन है, PR6 भी गिवन है, तो यहाँ से हमने PR7 निकाल लिया 117। इसी के अगेन प्रेशर कॉलम में देखेंगे फ्रॉम टेबल A17, उसके कोरिस्पॉन्डिंगली T7 और A7 फाइंड आउट कर लेंगे। अच्छा, अब देखिए हमारे पास क्योंकि कॉम्प्रेसर्स का वर्क सेम है, अगर मैं एक कॉम्प्रेसर का निकाल के उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो मेरे पास आ जाएगा बाकी दोनों को। कॉम्प्रेसर देखिए 2 से 1 और 3 to 4 है। इसी तरह अगर आप टर्बाइन देखें, टर्बाइन हमारे पास क्या है, 6 to 7 है और 8 to 9 है। तो कंप्रेसर वर्क हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, डेट इज H2 minus H1, और टर्बाइन वर्क क्या आएगा, A6 minus A7। तो यहाँ से उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, इंथैल्पीज हमने सारी निकाली हुई है, हमारे पास कंप्रेसर और टर्बाइन वर्क आ जाएगा। नेटवर्क क्या होता है, हमें टर्बाइन माइनस कंप्रेसर, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द नेटवर्क। अब बेसिकली अगर हम अभी हम बात कर रहे थे विदाउट रीजनरेशन, रीजनरेशन का मैंने फर्स्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि वर्क के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं है, ना टर्बाइन के ऊपर है ना कंप्रेसर के ऊपर है। रीजनरेशन का इफेक्ट किसके ऊपर आता है, हीट के ऊपर आता है। सो अगर रीजनरेशन हो रही है या नहीं हो रही, वट एवर द केसेस, वर्क नेटवर्क विल रिमेन सेम। सो नेक्स्ट इज द वर्क, हीट कैलकुलेट करना है हमने। हीट देखिए हम कहां से कहां तक सप्लाई करें, 4 to 6, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A6 minus H4, ये हमारे पास आ जाएगा कंबस्टन चैम्बर की। सेकेंडली हम हीट कहाँ पे प्रोवाइड करें, इन बिटवीन द टर्बाइंस, दैट इज द रीहीटिंग फ्रॉम H8 minus H7। तो यहाँ पे इंथैल्पीज कैलकुलेट की हुई है हमने, तो यहाँ से हमने हीट निकाली H6 minus H4 प्लस H8 minus H7। तो मेरे पास यहाँ पे हीट इनपुट हम कितना दे रहे हैं, 1334 किलो जॉल पर kg। बैकवर्क रेशियो कंप्रेसर वर्क अवर टर्बाइन वर्क, सो 30.4। बैकवर्क रेशियो क्या बता रही है कि अगर 100% टर्बाइन वर्क प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका 30.4% जो है वो कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, कंप्रेसर के अंदर यूटिलाइज हो रहा है। अच्छा, अब देखिए एफिशिएंसी हमारे पास कितनी है, डेट इज 35.8%। ये आया हमारे पास जब हमने रीजनरेशन नहीं की, बट इंटरकूलर और रीहीटर्स हमने लगा दिए। इट मीन्स अगर मैं आइडियल साइकिल की बात करूं विदाउट एनी ऑफ द प्रोसेस, तो मेरे पास जो आइडियल साइकिल की एफिशिएंसी थी वो आई थी अप्रोक्सीमेटली
50s के राउंड अबाउट थी हमारे पास। इट मीन्स हमारे पास इस केस में जब हमने इंटरकूलर्स और रीहीटर्स को ऐड किया तो एफिशिएंसी डिक्रीज हो गई है। क्यों डिक्रीज हो गई है? क्योंकि हमने एट द एंड जो हमने वहां पे देखिए प्री हीटर्स जो हैं जो हमने इन बिटवीन टरबाइन वर्क लगाया हुआ है कंप्रेस ये जो प्रोसेस है 8 to 7 रीहीटर्स का प्रोसेस है, हमें एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है। एक्स्ट्रा हीट प्रोवाइड करने की वजह से हमारी एफिशिएंसी डिक्रीज हुई है। ऑन द अदर हैंड अगर हम यहाँ पे रीजनरेटर नहीं लगा रहे तो हम एग्जॉस्ट को यूटिलाइज ही नहीं कर रहे हैं, हम जो इस हीट को कंपनसेट ही नहीं कर रहे हैं। सेकेंडली हमने जो यहाँ पे कॉम्प्रेस इंटरकूलर लगाया हुआ तो डेफिनेट सी बात है, पाइपिंग सिस्टम है या ट्यूब्स हैं, वट एवर द सिस्टम is there is some pressure drop, so due to all these factors the overall efficiency will decrease relative to the ideal efficiency. So next हम देखते हैं कि with regenerator क्या इफेक्ट होगा। अब regenerator जो है इसकी इफेक्टिवनेस जो है वो 100% है, मीन हम उसकी जितनी 100% हीट जो है उसको किस में कन्वर्ट करें, वी हैव कन्वर्टेड इनटू द 100% है, तो ऑल ऑफ द हीट इज यूटिलाइज्ड टू द हीट ऑफ द कंप्रेसर आउटपुट। तो हमारे पास अब देखें A6 माइनस H5 H8 माइनस H7 रीहीटर। अब देखें यहाँ पे हमारे पास ये फैक्टर कम हो गया है, वो ऊपर देखिए हमारे पास विद रीजनरेटर ये फैक्टर ज्यादा था, डेट इज 1334, अब एक्जैक्टली उसका हाफ हो गया। तो डेट्स वाई हमारे पास एफिशिएंसी भी वहां पे क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो गया। तो रीजनरेटर ऐड करने से एफिशिएंसी कितनी होगी हमारे पास 69.6%। इट मीन कोई भी गैस टरबाइन जो है इट विल नॉट बी इफेक्टिव ओनली इफ इट इज वर्किंग विद रीहीटर्स एंड इंटरकूलर्स। Until unless we are providing some mode of regeneration, the gas turbine will not work effectively. So regeneration का process जो है that will increase the overall efficiency, but जो intercoolers और reheaters हैं वो efficiency को decrease करेंगे due to the pressure losses and due to the extra heat addition in between the turbines. So this is all about the Brayton cycle or the gas cycle. यहाँ पे हमारा गैस साइकिल जो है वो ओवरऑल हमने कंप्लीट कर ली है। उससे रिलेटेड जो कंपोनेंट्स है, रीजनरेटर्स क्या होते हैं, इंटरकूलर्स क्या होते हैं, हमने कंप्रेसर्स की टाइप्स भी पढ़ी हैं, फिर हमने डिफरेंट साइकिल्स पढ़े हैं गैस साइकिल के, उनकी पीवी एंड टीएस डायग्राम्स देखी हैं, उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखे हैं। तो ये हमारे पास सारा आ जाता है रिलेटेड टू द ब्रिटन और द गैस साइकिल। तो ये हमारा क्या है, चैप्टर नंबर 9 है।